हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मतलब मैंने आपको अभी तक क्या डिस्कस कराया है। मैंने अभी तक आपको बताया है कि यूएसएसआर किस तरीके से इसकी हिस्ट्री रही, किस तरीके से यूएसएसआर बना है। फिर हमने डिस्कस करा था कि यूएसएसआर का सिस्टम क्या था, कि मतलब किस किस पॉलिसी को ये अपनाते थे। मैंने बताया था कि इक्वलिटी को अपनाते थे, इनके लिए सभी क्या थे, इक्वल थे। मेन ये इक्वलिटी को ही मानते थे। सोशल वेलफेयर इनका करना मेन काम था। ठीक है, थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि यूएसएसआर जो था उसका डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसके 15 टुकड़े क्यों हो गए। इस मैप में आप देख सकते हो कि जो यूएसएसआर है उसके 15 हिस्से कौन कौन से हैं। एक रशिया है, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। तो ये सारे जितने भी आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा यूएसएसआर के पार्ट है। एस्टोनिया, लत्विया, ठीक है, बेलारूस। तो ये सारी की सारी कंट्री कहाँ पे है, सारी की सारी कंट्री यूएसएसआर का पार्ट थी। बट मैंने आपको बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति थे, आखिरी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने देख लिया कि उनकी इकोनॉमी ख़राब हो चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। क्यों बर्बाद हो चुकी थी, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा। ठीक है, उन्होंने अपना, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, उन्होंने अपने सारा पैसा कहाँ लगा दिया था, परमाणु हथियार पर लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करा था और कंट्रीज़ का, खासकर इन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं करा था, जैसे यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ओके, लत्विया, एस्टोनिया। तो इन कंट्री का डेवलपमेंट नहीं करा था। तो इसलिए ये कंट्री जो थी वो गुस्सा थी किससे, यूएसएसआर के लीडर्स से, क्योंकि वो डेवलपमेंट कहाँ कर रहे थे, वो डेवलपमेंट केवल कुछ ही इलाके का कर रहे थे, कुछ ही हिस्से का डेवलपमेंट वो कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सेंट पीटर्सबर्ग, एक बहुत फेमस सिटी है यूएसएसआर की, उसका डेवलपमेंट हो रहा था। उनकी राजधानी मॉस्को का डेवलपमेंट हो रहा था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो यूएसएसआर है वो इकोनॉमिकल रूप से जब बैकवर्ड हुआ, जब उसकी कंडीशन इकोनॉमिकल रूप से ख़राब हुई, तो उसका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। मतलब वो 15 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। अब हम वही आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने से, यूएसएसआर के डिवाइड होने से वर्ल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो इमेजिन करो आप एक तरीके से, खुद ही, बिना इसका आंसर मैं आपको नहीं बता, लेकिन इमेजिन करो कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। देखो बहुत से बच्चे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें अगर आप ध्यान से देख पाओ तो अगर देखो कि कोल्ड वॉर दो कंट्री के बीच में लड़ा जा रहा था, एक तरफ थी यूएसए और एक तरफ थी यूएसएसआर। तो अगर यूएसएसआर हार चुका है तो क्या कोल्ड वॉर रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यूएसए तो अकेलौता बच गया है, यूएसए जीत गया है। तो पहला पॉइंट क्या बन सकता है आपका, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ये बोल सकते हो आप। सेकंड मैंने आपको बताया कि बायोपोलैरिटी थी, बायोपोलैरिटी का दो ब्लॉक थे। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट बताया मैं आपको। बायोपोलैरिटी का मतलब होता है जब वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड थी, एक तरफ था यूएसए और वही दूसरी तरफ क्या था, यूएसएसआर। यूएसए किसको सपोर्ट करता था, वेस्टर्न ब्लॉक को, और वही यूएसएसआर किसको सपोर्ट करता था, ईस्टर्न ब्लॉक को। यही मैंने बताया था आपको। तो अब हुआ क्या कि जब ये वाला जो पोल है, जो ईस्टर्न पोल है, जब ये खत्म हो गया तो कंट्री क्या बायोपोलैरिटी रहेगी? नहीं, अब कंट्री क्या होगी, यूनिपोलैरिटी होगी। यूनिपोलैरिटी क्या होता है, जहां पे वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही पावर होती है, एक ही महाशक्ति होती है, उसको बोलते हैं यूनिपोलैरिटी। एकल महाशक्ति इसको हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहले दुनिया में दो ध्रुवीकरण था, दो ध्रुव थे, लेकिन अब दुनिया में क्या आ गया, केवल एक ही महाशक्ति रह गई, एक ही महाशक्ति बच गई थी, यूएसए। तो आप बोलोगे एंड ऑफ बायोपोलैरिटी या दो ध्रुवता का अंत, ये भी एक रीजन हो सकता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तीसरे पॉइंट की हम तरफ चले तो आप देखो नई नई कंट्री आज़ाद हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया, लत्विया, ये सब अलग अलग कंट्रीज थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आसान क्वेश्चन है। अगर आप इमेजिन करोगे तो ये आपके ये पॉइंट तो आपको आराम से आप देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी जो इसके आंसर है वो आपको दिखाता हूँ, वेट करो। जस्ट मैंने इमेजिन करने के लिए बोला था, तो हम इमेजिन करके भी इसके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इतना कोई बिग इशू नहीं है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है कि यूएसएसआर के, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके क्या, उस वर्ल्ड पर उसके क्या प्रभाव पड़े। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कोल्ड वॉर के एंड से क्या प्रभाव पड़ा। जब कोल्ड वॉर के क्या
रिप्रिकॉशंस रहे या कोल्ड वॉर के क्या परिणाम रहे, कॉन्सिक्वेंसेस रहे, तो सेम आंसर है, बट पॉइंट ये वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोल्ड वॉर का क्वेश्चन आता है कोल्ड वॉर से क्या इंपैक्ट पड़ा, तो आप उसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। चलो एक बार आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, देखो ये रहे सारे पॉइंट। तो वही एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि दो कंट्री लड़ रही थी, एक तरफ यूएसए था और वहीं दूसरी तरफ क्या था, यूएसएसआर। जब यूएसए हार चुका है, यूएसए तो जीता था, जब यूएसए जीत चुका है तो यूएसएसआर क्या आ गया, वो हार गया था। अभी मैंने बताया 1991 में यूएसएसआर 15 हिस्सों में डिवाइड हो गया और इस तरीके से कोल्ड वॉर जो है ख़त्म होता है। तो जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट का पहला पॉइंट क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और आपसे अगर पूछा कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो आप बोलोगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये वाला पहला पॉइंट चेंज होगा, बाकी सेम आंसर एज इट इज़ आपको लिखना है। ओके, तो दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, आंसर क्या है, सेम है। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, अभी मैंने आपको बताया बायोपोलैरिटी का, तो दुनिया में दो पोल थे, एक था यूएसए का पोल और वहीं दूसरी तरफ था यूएसएसआर का पोल। तो एक पोल खत्म हो चुका है, तो एक जो बायोपोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसकी जगह पे क्या आ गई, इसकी जगह पे आ गई यूनिपोलैरिटी, इसको हम बोलते हैं एकल ध्रुवता। ओके, यूनिपोलैरिटी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 न्यू नेशन कौन कौन से राइज होते हैं, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, बेलारूस हो गया, एस्टोनिया हो गया, लतविया हो गया। तो ये सब कंट्री 15 स्टेट, जो 15 मैंने आपको मैप दिखाया, इसमें से आप कंट्री के नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि राइज ऑफ 15 न्यू नेशंस, ये भी ध्यान रख सकते हो। अब है बिगिनिंग ऑफ यूएस हेजेमनी। इस टॉपिक को हम वैसे चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि यूएस हेजेमनी किस तरीके से स्टार्ट हो गई। आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि बिगिनिंग ऑफ यूएस हेजेमनी में यह है कि वर्ल्ड में केवल एक ही लीडर बच गया, एक ही सुपर लीडर बच गया, जो था यूएसए, ठीक है। अब दुनिया में हर कंट्री के मामलों में यूएसए इंटरफेयर करने लगेगा। हम देखेंगे किस तरीके से यूएसए ने इराक पर हमला कर दिया, ठीक है, किस तरीके से यूएसए अपनी मनमानी चलाता था, वो बिना यूएन की परमिशन के लिए बहुत से उसने एक्शंस लिए। तो ये कहीं ना कहीं यूएस हेजेमनी है। हेजेमनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्चस्व। वर्चस्व मतलब होता है दबदबा, किसी देश का दबदबा होना, किसी देश का वर्चस्व होना, मतलब किसी के कहने पर उसकी बात को मानना, ठीक है। तो इसी रीजन से कहीं ना कहीं यूएस हेजेमनी शुरुआत होती है जब यूएसएसआर का अंत हो गया। पहले क्या था कि यूएसए कुछ भी एक्शन लेता था तो वहाँ यूएसएसआर उसका विरोध करने शुरू हो जाता था। आपको याद होगा ना, हमने देखा था कि कोरिया में क्या हुआ था, दो ग्रुप थे कोरिया के अंदर, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। तो उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए। तो लेकिन इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए। लेकिन अब क्या हो चुका है, यूएसएसआर तो नहीं रहा, तो वर्ल्ड में किसका डोमिनेंस आ गया, कहीं ना कहीं यूएसए का डोमिनेंस बढ़ चुका था और यूएसए खुलकर कंट्रीज के फैसले ले रहा था और देन उनको अपने प्रेशर में ला रहा था। अब मेन देखो, जो ऑयल है ना, ऑयल को आज की डेट में काला सोना भी कहा जाता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो एक दिन अगर इंडिया के अंदर ऑयल नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, क्रैश डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी की हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऑयल, इसीलिए इंडिया जो है हाई लेवल पर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है। दो चीज़ होती है, एक होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं निर्यात। निर्यात मतलब हमारे देश से सामान को दूसरी कंट्री में भेजना, ओके, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक होता है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट को बोलते हैं आयात। आयात का मतलब होता है जब हम किसी कंट्री से सामान मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, ओके। तो हम तेल को क्या करते हैं, आयात करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया तेल क्या करता है, आयात करता है। और हमेशा हमारा आयात मतलब इंपोर्ट ज़्यादा रहता है, एक्सपोर्ट कम रहता है। अब वो उसके पीछे कई सारे रीज़न है। कहीं ना कहीं हमारी जो क्वालिटीज़ है वस्तुओं की, वो थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट्स की, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अब चाइना की बात करें, आप बोलोगे सर चाइना की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सस्ते दरों पर जो है जो फैसिलिटी है वो दे देता है, इसीलिए जो उनका एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इंडिया में आपको समझाना चाहता था कि इंडिया जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट करता, ऑयल इंपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रियों से ऑयल मंगाता है। और बेसिकली क्योंकि इंडिया के अंदर
ऑयल की जो डिमांड है वो काफ़ी क्या है, हाई है। हमारी इंडस्ट्री के लिए सड़कों में काफ़ी जो गाड़ियाँ वगैरह है उसमें ऑयल काफ़ी ज़रूरी है। तो उन देशों में यूएसए का डोमिनेंस आ गया था। आपने एक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना, एयरलिफ्ट करके मूवी आई थी अक्षय कुमार की। उसमें दिखाया था कि किस तरीके से इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत को बचाने के लिए फिर यूएसए ने एक ऑपरेशन चलाया। जिस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसको वैसे चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऑयल रिच कंट्रियों पर यूएसए का डोमिनेंस आ गया। आपने नाम सुना होगा सऊदी अरेबिया का, ठीक है, कुवैत का, यमन का, ये सब कंट्री जो है वो ऑयल रिच कंट्री है। इनसे अपने रिलेशन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर इंडिया में ऑयल सप्लाई नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। ओके तो इसीलिए यूएसए को ये बात पता थी, यूएसए ने इसीलिए अपने रिलेशन काफ़ी अच्छे इन कंट्री से बनाना शुरू कर दिया। अगर आज की बात करें तो आज भी रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आज यूएसए के पास भी बहुत सारा क्रूड ऑयल है, काफ़ी सारा तेल इनके पास होता है। अब बात करते हैं एंड ऑफ वार्सा पैक्ट। आपको याद होगा 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको। एक बताई थी आपको नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अगला बताया था आपको वार्सा। नाटो किसने बनाया था? यूएसए ने बनाया था। और वार्सा किसने बनाया था? यूएसएसआर ने बनाया था। और इनके अंदर प्रोमिसेस क्या किया गया था? ये बोला गया था कि अगर कोई कंट्री हमारे किसी एक मेंबर ग्रुप पे अटैक करता है तो वो अटैक पूरे ग्रुप पे माना जाएगा। यही था नाटो के अंदर, और सेम वार्सा के अंदर भी यही था। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वार्सा पैक्ट भी क्या होता है? खत्म हो जाता है, इसका भी एंड हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 पॉइंट है आपके लिए, ये ध्यान रख सकते हो। और भी बता सकते हो 7th, ये भी बोल सकते हो 7th पॉइंट कि जो इंडो यूएसएसआर रिलेशन थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। जो भी एग्रीमेंट थे हमारे यूएसएसआर से वो सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। ओके तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो शीत युद्ध का अंत हो गया, जो 2 ध्रुवता थी उसका वो भी खत्म हो गई, ठीक है। 15 नए देशों का उदय हो गया, ठीक है। और यूएस का वर्चस्व आ गया पूरे देश में, और अमेरिकी देश था उनका ऑयल वाले देशों पर कब्जा हो गया, दबदबा हो गया कहीं ना कहीं, और जो वार्सा पैक्ट था वो खत्म हो गया। ओके तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। ओके तो इनको अच्छे से करो। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी मैं आपको समझाना चाहूँगा शॉक थेरेपी क्या है। देखिए, अगर आपने देखा होगा बहुत से लोगों की याददाश्त चली जाती है, ठीक है। तो याददाश्त वापस दिलाने के लिए उन्हें करंट लगाया जाता है ताकि उनकी जो नसें है वो दोबारा से जो है वर्क करना शुरू कर दे, और ठीक है। और इसी को क्या नाम दिया था? उसी को नाम दिया था शॉक थेरेपी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, शॉक थेरेपी इसको नाम दिया जाता है। अब बच्चे बोलेंगे सर शॉक थेरेपी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा कोई साइंस का थोड़ी ना ये चैप्टर है। देखो शॉक थेरेपी, भले ही शॉक थेरेपी का मतलब ये है कि मतलब जब कहीं जगह शॉक थेरेपी एज ए इलाज करने का काम आती है, लेकिन शॉक थेरेपी जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर जब 15 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो उस सिचुएशन में यूएसएसआर के 15 हिस्से हो गए। मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू कि 15 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था यूएसएसआर। तो अब इन देशों की कंडीशन क्या थी? काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो चुके। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यूएसएसआर किस तरीके से क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। उससे मैंने आपको बताया था कि उसकी इकोनॉमिकल रूप से क्या था, वो बैकवर्ड हो चुका था। अंडरस्टैंड? तो क्या था कि उसको दोबारा से ट्रैक पे लाना है, उसको दोबारा से बिल्डअप करना है। तो होता क्या है कि यूएसए ने बोला कि हम आपको दोबारा से इकोनॉमिकल हेल्प देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बदले में क्या करना पड़ेगा? आपको बदले में कैपिटलिज्म को अपनाना पड़ेगा। हिंदी में भी इसको शॉक थेरेपी बोला जाता है, ठीक है। और कैपिटलिज्म को क्या बोला था मैंने? पूंजीवाद कहा जाता है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ इस चीज़ को, और ठीक है। तो होता क्या है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब यूएसएसआर के 15 हिस्से हो जाते हैं, तो यूएसए बोलता है भाई देखो ऐसा है, हमने भले ही काफ़ी लड़ाई लड़ी, ठीक है, लगभग कोल्ड वॉर में काफ़ी हमने लड़ाई लड़ी है, तो अब टाइम आ चुका है कि हम आपकी थोड़ी हेल्प करें, आपकी मदद करें, हम आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करें, मतलब आपको पैसा वगैरह प्रोवाइड करें। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न रहेगा कि आपको क्या अपनाना पड़ेगा? पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा। अगर आप पूंजीवाद को अपना लेते हो, अगर आप कैपिटलिज्म को अपना लेते हो, तो हम आपको फंडिंग देने के लिए तैयार हैं। आपको फंडिंग किसके द्वारा दी जाएगी? IMF के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा फंडिंग दी जाएगी। अगर आप
कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना लेते हो, ठीक है, सोशलिस्ट की जगह कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना लेते हो, तब हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फंडिंग देंगे ताकि इससे आपकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। देखो हो क्या रहा है, शॉक थेरेपी अभी मैंने समझाई कि पहले किसी को नुकसान पहुंचाना, देन फिर उसको ट्रीट करना, मतलब नुकसान पहुंचा के ट्रीट करना। तो पहले तो यूएसए ने यूएसएसआर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, काफ़ी इकोनॉमिकली इसको वीक कर दिया, फिर बाद में इसी को हेल्प करना शुरू करा, इसी को मदद करना शुरू करने लगा, किसके द्वारा, इकोनॉमिकल हेल्प देने लगा, आर्थिक सहायता देने लगा, किसके बदले, पूंजीवाद अपना लो भैया, पूंजीवाद अपनाओगे तो हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे, इकोनॉमिकल हेल्प देंगे। तो इन कंट्री का कोई और चारा नहीं था, इनको मजबूरी में ही सही पूंजीवाद को अपनाना पड़ा, और इसी को शॉक थेरेपी बोला गया। कि शॉक थेरेपी क्यों बोला गया, क्योंकि पहले ये दोनों दुश्मन थे, यूएसए ने यूएसएसआर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन एंड में क्या हुआ कि यूएसए ने इनको इकोनॉमिकल हेल्प दी, आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। किस शर्त पे कि आप कैपिटलिज्म अपनाओगे, पूंजीवाद अपनाओगे, इस शर्त पे इनको लोन दिया ताकि इनकी इकोनॉमी सस्टेन कर सके, उनकी इकोनॉमी जीवित रह सके। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट करा किसको, रशियन इकोनॉमी को, ठीक है। रशिया की जो इकोनॉमी थी, रशिया क्या था, सक्सेसर था, आपको मैं बता देता हूँ कि रशिया सक्सेसर था किसका, यूएसएसआर का। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क से पूछ सकता है। सक्सेसर मतलब कि यूएसएसआर की जो सारी पावर थी वो बाद में किसके हाथों में आई, रशिया के हाथों में आई। तो रशिया पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिले। क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे देख लेते हैं एक बारी। तो जो रूबल, जैसे हमारे इंडिया में इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, तो उनकी करेंसी क्या है, रूबल। तो रूबल काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन का मतलब आप देखोगे, इंडिया का जो रुपी है, इंडिया का जो रुपी है वो लगभग 76 $1 76 रुपये के बराबर होता है इंडिया के अंदर। यही कुछ सिनेरियो है। जो $1 है वो 76 रुपये के अराउंड होता है। तो हमारा रुपये क्या है, काफ़ी डिवैल्यूड है। तो उस टाइम जो रशियन रूबल था वो भी डिवैल्यूड, ठीक है, मतलब उसकी जो हालत थी वो भी क्या हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अगला इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी, लोगों की सेविंग खत्म हो रही थी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। महंगाई क्यों बढ़ चुकी थी, क्योंकि जो इनकी इकोनॉमी थी वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उनका प्रोडक्शन, देखो यहाँ लिखा भी है लैक ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन था वो काफ़ी कम हो चुका था, ठीक है। टेक्नोलॉजी, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग के चैप्टर में कि जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे रिसोर्सेज किसके हाथों में होते हैं, संसाधन किसके हाथों में होते हैं, वहाँ पे संसाधन होते हैं गवर्नमेंट के हाथों में। किसके अंदर, कम्युनिस्ट, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी। लेकिन अब वो किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ट्रांसफर कैपिटलिज्म में। तो अब रिसोर्सेज किसके हाथ में जाएंगे, अब रिसोर्सेज जाएंगे प्राइवेट हाथों में। तो जब प्राइवेट लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो उनको कम दाम में ही सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और जब इनको कम दाम में रिसोर्सेज मिलेंगे, सरकार के पास क्या जाएगा, बहुत ज़्यादा कम मनी जाएगा, सरकार के पास बहुत ज़्यादा कम पैसा आएगा, जिससे सरकारों को क्या जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब था कि इनका जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो गया, ठीक है। और टेक्नोलॉजी काफ़ी, जो इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह थी वो इनको काफ़ी सस्ते दाम पर बेचनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर यही होता है। इनका जो इंपोर्ट, अभी मैंने बताया इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है आयात मतलब मंगवाना। जो इंपोर्ट था वो बढ़ चुका था, इवन फूड क्राइसिस आ चुका था, जो खाना वगैरह ये भी उन्होंने बहुत बाहरी कंट्री से मंगाना शुरू कर दिया था। इनकी जीडीपी काफ़ी लॉस हो रही थी, काफ़ी जीडीपी मतलब रुक सी गई थी ना। इवन 1979 में ही इनकी इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं कर रही थी, रुक गई थी एक तरीके से, ठीक है। ये भी काफ़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है यूएसएसआर के अंदर। और ये 1999 तक आके तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी लो हो चुकी थी, ओके। रशियन इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। यूएसएसआर से यहाँ से टिक चुका है, हट चुका है यहाँ पे। अगला क्या है कि जो बैंक थे इनके वो करप्ट हो चुके थे। बैंक करप्ट कब होता है, जब सरकार, जो बैंकों के पास जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बैंक करप्ट। तो कहीं ना कहीं जो बैंक थे यूएसएसआर के, रशिया के, वो भी करप्ट हो चुके थे। यहाँ पे रशिया लिखना था, यूएसएसआर इसलिए लिख दिया था क्योंकि सभी की बात कर रहा हूँ मैं, सभी देशों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप रशिया लिख सकते हो। जो रशिया के बैंक थे वो करप्ट हो वो मतलब उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसको हिंदी में दिवालिया भी कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड बना है दिवालिया, दिवालिया हो जाना,
ठीक है, मतलब बर्बाद हो गए थे एक तरीके से उनके बैंक, और जीडीपी लेस हो गई थी, वह तो मैंने आपको बताया है। अच्छा, इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है बोरिस येल्त्सिन। ये रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, बोरिस येल्त्सिन। इन्होंने बेसिकली क्या करा, इन्होंने कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को स्वागत करा और इवन प्रमोट करना शुरू कर दिया कि कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए। और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव रिजाइन करते हैं, उसके बाद इन्होंने जो डिसइंटीग्रेशन है यूएसएसआर का, उसको काफ़ी बढ़ाया। और आप देख सकते हो कितने हज़ारों लोग उसको सुनने आते थे, इनको सुनने आए। और फाइनली जब रशिया अलग होता है तो 1992 में ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बोरिस येल्त्सिन। और इनके बाद कौन रशिया का प्रेसिडेंट है वो आप मुझे बताओ। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो 1998 में उन्होंने पावर कब्जा कर लिया था, और आज भी 2020 में भी रशिया के प्रेसिडेंट वो है। जिनको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नहीं कुछ आपकी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट मुझे सेक्शन में बताएं, मैं आपकी जो इंक्वायरीज उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।